तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने इंथैल्पी के अगले टॉपिक इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसमें हमने आपको ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो उनका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज फिक्स्ड होता है। उसको दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में। या तो जो एनर्जी का यूनिट है, जैसे मान लीजिए किलो जूल पर इक्विवेलेंट या किलो जूल पर मोल। डिफाइन भी हमने किया था कि भाई एक पहला डेफिनेशन था कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सेकंड जो हमने डेफिनेशन दिया था उसमें हमने आपको कहा था कि एक मोल वाटर फॉर्म करना H प्लस और OH माइनस के कॉम्बिनेशन से, इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हमारा ये सेकेंड लेक्चर है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। मतलब ये एक तरीके से हम लोग का लैब वर्क है। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन टॉपिक का नाम दे देते हैं। समझिएगा बातों को। मान लीजिए हम लोग का ये कंटेनर है, इसमें HCl है, और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें NaOH है। मान लिया 0.5 मोलर है, 100 मिलीलीटर है। 0.5 मोलर है, 100 मिलीलीटर है, और दोनों एक कॉमन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। मान लिया, एज्यूम कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पॉलीस्ट्रीन का बॉटल्स होता है, उस बॉटल में इन दोनों को ऐड करते हैं, और ऐड करके जैसे ही ऐड करते हैं हम लोग फिर उसको मिलाना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी उसको मिला लेते हैं। तो देखा क्या जाता है कि हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का एक लॉजिक भी है कि एक्चुअली ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी टेम्परेचर को राइज करेगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट इवॉल्व हुआ होगा। क्लियर? तो ज़रा हम लोग एक पॉलीस्ट्रीन बॉटल्स बना लेते हैं, बना करके उसमें इसको डाल रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर देखते हैं, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए अब पॉलीस्ट्रीन बॉटल में हमने दोनों को ऐड कर दिया। इनिशियली NaOH और HCl 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। अब सॉल्यूशन का फाइनल टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब राइजिंग टेम्परेचर हुआ। इस राइजिंग टेम्परेचर के कारण हमारा एनर्जी रिलीज हुआ है। तो वो जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है Q इज इक्वल टू, वो हम लोग MC डेल्टा T बोलते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, जो एक्चुअली हीट रिलीज्ड होगा वह रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सॉल्यूशन को हीट कर रहा है। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये पॉलीस्ट्रीन बॉटल्स को, तो बॉटल जो हीट हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं। एक्चुअली बॉटल काफ़ी छोटी चीज़ होती है, तो इसलिए वो जो हीट एक्सेप्ट कर रहा है उसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ मास क्या है, टोटल मास होता है C, हमारा होता है स्पेसिफिक हीट वाटर का। बच्चा बोलेगा कि सर ये तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बराबर है, और डेल्टी जो हमारा है वो चेंज इन टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसके कारण जो आपका डिफरेंस आया है टेम्परेचर में। क्लियर है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। अभी आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर ये वाली बात समझ में आएगी। क्लियर? तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल से इन बातों को समझते हैं। आइए, अभी हमने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। वहाँ जस्ट हमने आपको एक आइडिया दिया था। पूरी बात हम लोग इस न्यूमेरिकल से समझेंगे कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंटली। क्या सवाल दिया है वो ज़रा देखिएगा कि 150 मिलीलीटर 0.5 नॉर्मल HNO3 और 150 मिलीलीटर 0.5 नॉर्मल NaOH इनिशियली ये 25.35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। फाइनल टेम्परेचर इसका 28.77 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। डेल एच न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर पहले आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, तो रिलीज्ड एनर्जी हम लोग निकाल लें सर, जो हमारा Q होगा इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। हमने पहले बोला था कि बॉटल्स का हम लोग इग्नोर करते हैं। M इज इक्वल टू होता है टोटल मास। तो टोटल मास अगर ले लीजिए तो 150 मिलीलीटर और 150 मिलीलीटर। बच्चा बोला कि मास है सर, वॉल्यूम क्यों जोड़ रहे हो? तो डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर और 600 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम आ गया, तो मास 600 ग्राम नहीं आएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। फिर आ जाइए C, वाटर का कैलोरी में अगर ले ले तो ये हमारा होता है 1 कैलोरी, जूल में ले ले तो 4.2, और डेल्टी जो हमारा होता है वो अगर हम लोग निकाले तो 28.77 माइनस 25.35। अभी हमने आपको कहा था कि हीट कैपेसिटी जो हम लोग लेते हैं वो एक्चुअली सॉल्यूशन का नहीं लेकर एज्यूम कर लेते हैं वाटर का ही, ठीक है। इसको जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये हम लोग का आ गया 3.42। अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं तो Q इज इक्वल टू M 600 इंटू C कैलोरी में निकाल रहे हैं इंटू 3.42, सॉरी मास 150 और 150 था, सॉरी 300 था। इंटू 1 इंटू 3.42 कैलोरी। अब बच्चे ने बोला कि सर यही आंसर हो गया क्या? नहीं, ये अभी आंसर नहीं है। अब एक चीज़ हम लोग जान जाएं कि आखिर ये इतना हीट जो रिलीज हुआ है ये कितने मोल के लिए हुआ है, तो हमारा काम बन जाएगा। मोल के लिए निकाल ले या इक्विवेलेंट के लिए निकाल ले। तो मान लीजिए मोल के लिए निकालते हैं तो आप ज़रा देखिएगा, हमारा HNO3 था और NaOH था, इसका 150 मिलीलीटर था और इसका 0.5 नॉर्मल था, बराबर 0.5 मोलर ही होगा क्योंकि n फैक्टर 1 होगा। तो हम लोग इसका मोल निकाल सकते हैं, तो n बराबर mg होता है, तो इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5, ये इतना मोल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 75 इंटू 10⁻³ मोल। तो एक बात बताइएगा, इतना मोल न्यूट्रलाइजेशन के लिए इतना एनर्जी रिलीज हुआ है ना, तो एक मोल के लिए अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वही ना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 75 इंटू 10⁻³ मोल इज इक्वल टू हमारा कितना आया है 300 इंटू 3.42 कैलोरी। तो ये हमारा आ गया एक मोल के लिए कितना कैलोरी है, तो इज इक्वल टू अगर इस 10⁻³ को हम लोग किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लें तो हमारा आ गया 300 इंटू 3.42 इंटू 75, 75 4 ज़ा 300, इट मीन्स ये हमारा आ जाएगा 13.68 किलो कैलोरी। इतना ही ना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। अभी भी लगता है बातें समझ में नहीं आई? बात समझ में आ गया? चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर और बातें समझ में आ जाएंगे।
आइए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 200 मिलीलीटर 1 नॉर्मल HCl और 400 मिलीलीटर 0.5 नॉर्मल NaOH है। राइजिंग टेम्परेचर जो हमारा हुआ है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस वो 4.4 का है और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर 12 ग्राम दे दिया है। तो हमको निकालना है डेल एच न्यूट्रलाइजेशन। उम्मीद करते हैं बन जाएगा प्रॉब्लम। चलिए तुम लोग एक काम पहले करते हैं, एनर्जी जो रिलीज हुआ है Q बराबर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो निकाल ले। तो mc डेल्टा टी, m आ गया 200 और 400 600 मिलीलीटर है तो वो ग्राम में आ जाएगा क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, तो 600। और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर भी 12 ग्राम दे दिया है, तो टोटल मास होता है 12 इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू पर डिग्री इंटू डेल्टी 4.4। ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो गया, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, कैलोरी में आ गया। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, जरा मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट में चाहो तो इक्विवेलेंट में भी निकाल लो। तो 200 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1। अब एक बात बताइएगा, इतना मोल में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, मतलब 200 इंटू 10 की पावर -3 मोल जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है 612 इंटू 4.4 कैलोरी। एक मोल में निकाल सकते हैं 612 इंटू 4.4 बाई 200 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर जाकर +3 हो जाएगा, उसको किलो कैलोरी कर देते हैं। अब अगर बताइए तो एक तरीके से 3 से कैंसिल हो गया अप्रॉक्स, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा क्या? क्या अब भी दिक्कत है क्या? क्लियर? आइए देखिएगा थर्ड प्रॉब्लम। 100 मिलीलीटर 0.5 नॉर्मल HCl 299.95 केल्विन पर है और इसको मिक्स कर रहा है 100 मिलीलीटर 0.5 नॉर्मल NaOH से, वो एक अलग टेम्परेचर पे है। फाइनल टेम्परेचर इन दोनों को मिलाने के कारण 302.65 केल्विन चला गया है। वाटर इक्विवेलेंट थर्मस फ्लास्क का वैसे ही दिया हुआ है 44 ग्राम। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है। अभी तक में जो दोनों सवाल था उसमें एसिड और बेस एक कॉमन टेम्परेचर पर थे, यहाँ एसिड और बेस डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं एवरेज इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 299.95 प्लस 299.75 डिवाइडेड बाई 2 केल्विन। अब बताइए, हमने एवरेज इनिशियल टेम्परेचर आपको दे दिया 299.85 है, डेल्टी हमने आपको दे दिया कितना है 2.80 केल्विन आ रहा है। हमने आंसर आपको दे दिया है, नहीं बन जाएगा क्या? सिर्फ इतना ही है कि अदर्स आंसर किलो कैलोरी में थे, ये किलो जूल में था। तो अगर किलो जूल में आप ले रहे हो तो जो हमारा शी होता है वो 4.2 होता है। बात बाकी समझ में आ गई? पहले आप क्यू निकाल लीजिएगा। तो क्यू हमारा आ जाएगा mc डेल्टा टी, मास कितना हो जाएगा 100 और 100 200 और 44, 244 इंटू 4.2 इंटू डेल्टी 2.80। ये कितने मोल के लिए है निकाल लीजिएगा। तो एक मोल के लिए जो आप निकालोगे वही आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा ना। क्लियर? बातें समझ में आ गई? मतलब अब आपको एक्सपेरिमेंटल ये से अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करने को दे दिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको ईजिली। बढ़े आगे। अब आइए ज़रा हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के उस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं जिसमें कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो, या तो एसिड वीक हो बेस स्ट्रांग हो, या तो बेस वीक हो एसिड स्ट्रांग हो, या एसिड और बेस दोनों वीक हो हमारे। तो सुनिएगा,
अगर कोई एक या दोनों अगर वीक आ जाएं तो जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज जितना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आते थे उससे मैग्नीट्यूड वाइज ये कम होता है। मतलब वो अगर -57.1 किलो जूल था तो यह -57.1 किलो जूल से मैग्नीट्यूड इसकी कम आएगी। मान लीजिए 55 हो जाए, 54 हो जाए, 56 हो जाए, 55.85 हो जाए एक्सेट्रा। बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली जो कोई एक वीक है या दोनों वीक हैं तो उनको आयोनाइज करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। अगर आप अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो वीक हैं वो आयोनाइज नहीं होंगे। हम अपनी बातों को एक एग्जाम्पल से बताएंगे, फिर बहुत बेहतर समझ में आएगा। एक और बात पहले इंफॉर्मेशन दे दे तब जानिएगा। अगर एसिड में एसिड HF है तो बोलता है कि इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 जो मैग्नीट्यूड था उससे भी बढ़ जाता है और ये अराउंड -58 वगैरह की वैल्यू आती है। ऐसा क्यों होता है? तो बोलता है कि HF में जो F माइनस है उसकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आगे पढ़िएगा। और हाइड्रेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन से एनर्जी रिलीज हो रहा है और एक F माइनस की हाइड्रेशन होने के कारण एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एक्चुअली आपको दो सोर्स से एनर्जी मिलता है, इसलिए नेट एनर्जी -57 से समवॉट इंक्रीज्ड हो जाती है। क्लियर है? तो हम लोग पहले ज़रा वीक वाली बात पे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग अब अपनी बातों को समझ रहे हैं एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अभी हमने आपको बताया है कि इसका जो डेलेच न्यूट्रलाइजेशन होगा वो -55.65 किलो जूल हो सकता है या और -55 किलो जूल हो सकता है, लेकिन -58 नहीं होगा। जस्ट अभी हमने आपको बताया है क्यों, यही चीज समझ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग लेते हैं CH3COH प्लस NaOH। ये हमारा है वीक एसिड और ये हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट बनाया CH3COO माइनस प्लस H2। मतलब ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन है, डेल H न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। मान लिया कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड है -x किलो जूल, नहीं पता H प्लस OH माइनस वाटर देगा। इसका डेल H हमको पता है -57.1 किलो जूल होता है। ये तो जान गए। अब एक काम करते हैं, माइनस कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसको इक्वेशन सेकंड बनाया और फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं। चलिए माइनस साइन माइनस साइन ये वाला प्लस साइन। NaOH OH माइनस कैंसिल हो गया, बचा CH3COH। ये वाटर माइनस है, इस साइड आके प्लस वाटर हो जाएगा, बचा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये हमारा बना डेल H नेट। और ये अगर आप देख पा रहे होइएगा डेल H नेट को, तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि यह डेल H नेट आयोनाइजेशन प्रोसेस है। किसको आयोनाइज किया है? एसिटिक एसिड को।
तो डेल एच आयोनाइजेशन इज इक्वल टू हमारा आ गया -x प्लस 57. तो दिस implies minus of x is equal to -57 प्लस डेल एच आयोनाइजेशन. फिर से हम ऊपर लिख रहे हैं रिजल्ट. अब उसमें आयोनाइजेशन जो है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो -57 में कुछ ऐड होगा. तो मैग्नीट्यूड, ये तो -x आपका न्यूट्रलाइजेशन है, तो ये तो आपको -x में ही निकालना है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. लेकिन ये -57 आया और आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो तो मैग्नीट्यूड वाइज प्लस होगा. तो वो अगर प्लस होगा तो ये वाला -57 से कम जाएगा ना आपका वैल्यू. बातें समझ में आ गई. एक चीज़ यहाँ से और क्लियर हुआ होगा कि अगर दोनों वीक हो जाएं, मतलब एसिड भी वीक हो जाए और बेस भी वीक हो जाए, तो यह मैग्नीट्यूड जो न्यूट्रलाइजेशन का है वो और कमेगा, क्योंकि हमको दो जगह उनको आयोनाइज्ड करना होगा. एक वीक एसिड को भी आयोनाइज्ड करना होगा और एक वीक बेस को भी आयोनाइज्ड करना होगा. मतलब 2 टाइम्स एंडोथर्मिक प्रोसेस लगेगा. यहाँ मात्र आपने एसिटिक एसिड को आयोनाइज्ड किया है, वहाँ दो को आयोनाइज्ड करोगे तो ये वैल्यू तो फिक्स रहेगा -57, लेकिन ये आयोनाइजेशन हमारा जो वीक एसिड का आया है वो वहाँ वीक एसिड और वीक बेस दोनों का होगा. एंड बोथ आर एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर. आइए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया कि HCl और NaOH वीक एसिड HCl होता है, इसका डेल एच जो है वो -12.13 किलोजूल है. तो HCl को आयोनाइज करने में कितनी एनर्जी लगी होगी. तो अभी एक फॉर्मूला हमारा आया था, वो देखिएगा. -x इज इक्वल टू था -57 प्लस डेल एच आयोनाइजेशन, और ये -x क्या था, डेल एच था न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का. फॉर्मूला कंफर्म है. तो आइए वैल्यू पुट करते हैं. तो ये पूरी -x की वैल्यू है -12.13 इज इक्वल टू -57 प्लस डेल एच आयोनाइजेशन. तो जरा बताइए, डेल एच आयोनाइजेशन नहीं आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू ये वाला इधर आ गया, तो 57 माइनस 12.13, मतलब इससे जो आप माइनस करोगे, मान लीजिए कि हम इस 0.13 को 1 सेकेंड के लिए भूल जाए, तो ये अप्रॉक्स आ रहा है हमारा 45 किलो जूल. मतलब HCl को आयोनाइज्ड होने में आपको 45 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो 57 रिलीज हो रहा है 57, उसमें से 45 तो उसने शक कर दिया है HCl को आयोनाइज करने में. तो रेस्ट जो बचेगा वही ना आपका न्यूट्रलाइजेशन का एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन के बाहर निकलेगा. क्लियर. बातें समझ में आ गई. आइए अगेन एक प्रॉब्लम है, देखिएगा. डेल एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड HA इन 1 मोलर सॉल्यूशन विद स्ट्रॉन्ग बेस इज 55.95, नेगेटिव साइन के साथ है. इफ अनआयोनाइज्ड एसिड रिक्वायर 1.4 किलोजूल पर मोल हीट फॉर कंप्लीट आयोनाइजेशन. सवाल समझ में नहीं आया. हम लोग तो एक काम पहले करते हैं कि हमको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू दी हुई है, वो निगेटिव होगा -57.3, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है. तो मतलब अगर हम माइनस कर ले तो आयोनाइज्ड होने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पता लग जाएगा. पहले तो हम लोग वो निकाल लेते हैं. तो आइए पहले हम लोग निकाल लेते हैं डेल एच आयोनाइजेशन. अभी जस्ट हमने आपको बताया है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो 57.3 माइनस 55.95, 1.35 किलो जूल. अब सवाल कह रहा, अगर ये 1.40 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ होता तो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता.
लेकिन ये रिलीज कर रहा है 1.35 किलो जूल एनर्जी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा तो हमारा रिलीज हुआ नहीं, तो क्या हम लोग परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो 1.35 डिवाइडेड बाई 1.40 इंटू 100 नहीं पता लग जाएगा? मतलब बताइए, इतना ही हमारा एसिड आयोनाइज हुआ होगा ना, 96.43%। प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? दो और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बस पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि डेल एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO3 इज -106.68। जैसे ही डेटा देखे दिमाग में एक चीज़ आ गया कि -106.68। H3PO3 हमारा जो है वो वीक एसिड है, तो इसका तो -57 से कम आना चाहिए, लेकिन ये -106.68 है। तो क्विक उसी मोमेंट पर दिमाग में रिकॉर्ड होगा कि H3PO3 एक से ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज करते हैं। क्लियर? यूजिंग NaOH न्यूमेरिकल में एक कंडीशन दे दिया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -55.84 किलो जूल पर मोल है, तो बताइए कितना आयोनाइजेशन H3PO3 का हुआ है? तो ये H3PO3 ट्वाइस ऑफ H प्लस HPO3 2 माइनस इसका जो डेल H है वह हमारा -106.68। तो 2H प्लस निकल रहा है, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस मोल वाटर। इसका जो डेल H होगा वो हमारा होगा -2 इंटू 55.84। कोई दिक्कत है क्या? आगे हमारा -111.68। तो आयोनाइज होने के लिए कितना एनर्जी लगा होगा? आयोनाइजेशन के लिए जो आपको एनर्जी लगा होगा वो तो लगा होगा 111.68 माइनस 106.68, मतलब 5 किलो जूल। अभी जस्ट आयोनाइजेशन का फॉर्मूला भी बताए हैं कि कैसे निकालते हैं। तो 5 किलो जूल ही ना एनर्जी हमारा यूज हुआ है उसको आयोनाइज करने में। क्लियर? अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम लोग का ये टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा। आइए जरा पहले न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ ले, फिर समझेंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड Ha एंड वीक एसिड Hb with NaOH are -13.7 and -12.7 kilocalorie per equivalent. When one equivalent of NaOH is added to a mixture containing one equivalent of Ha and Hb, माने Ha और Hb मिलाकर one equivalent है, the enthalpy change was -13.5 kilocalorie. In what ratio the bases are distributed between Ha and Hb? बहुत सिंपल है सवाल। Ha और Hb मिलाकर 1 इक्विवेलेंट है, तो हम लोग मान लिए कि Ha का x इक्विवेलेंट है और Hb का 1 - x इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब Ha के लिए कितना ही इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये दे दिया है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और ये वाला है आपका -12.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। Ha के लिए है स्ट्रॉन्ग एसिड -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, लेकिन इसका तो x इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा -13.7 इंटू एक्स प्लस इसका तो 1 - x इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो -12.7 इंटू 1 - x इज इक्वल टू कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? शायद न्यूमेरिकल में हमको दे दिया है -13.5। बताइए इसे सॉल्व कीजिएगा, क्या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? x का वैल्यू आ गया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता लग गया क्या? क्लियर? तो मतलब हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के टोटल सेगमेंट को फिनिश्ड कर लिए, जिसमें हम लोग देखे थे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि भाई कैसे हमारा सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए का मिक्सचर का है, और फिर
एक्सपेरिमेंटली उनको कैसे डिटरमिन करते हैं, फिर अगर एक वीक आ जाए या दोनों वीक आ जाए तो हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले ये में।